हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वो जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। जो भी बच्चे जेई 2021 2022 या फिर नीट 2021 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एटीपी के तरफ से नेक्स्ट बैच लॉन्च हो रहा है। न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं अगस्त फर्स्ट वीक में। आप इनरोल कर सकते हो। बैचेस की खास बात क्या है कि प्लान्ड शेड्यूल कोर्सेस है, मतलब सारा कोर्स जो होगा बिल्कुल प्लान्ड होगा। तुम्हें पता होगा कि इस वीक में क्या होने वाला है, सिलेबस कब खत्म होने वाला है, इस मंथ तक कितना चैप्टर खत्म हो जाएगा, सब कुछ प्लान्ड है। उसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। पर्सनली तुम टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो कि सर मेरे को डीपीपी इसमें क्वेश्चन ये नहीं आया, टीचर तुम्हें बता देगा कि वो लाइव होगा। सबसे अच्छी बात है लाइव इंटरेक्शन होगा। उससे अच्छी बात पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप बहुत कम जगह मिलता है। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कभी तुम्हें किसी कंसेप्ट में क्लास में समझ में नहीं आया, तुमने स्क्रीनशॉट खींचा, टीचर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया या फोन पे बात कर लिया कि सर मेरे को समझाओ, मेरे को ये नहीं आया, या कभी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, मोटिवेशन लेने के लिए सर से टाइम मांग लिया कि सर मुझे आपको कॉल करना है। ये फैसिलिटी कहां मिलेगी? टीचर स्टूडेंट के बीच का गैप लगभग समाप्त हो चुका है। अब सुनना, उसके अलावा रिलेवेंट क्लासरूम टेस्ट सीरीज। सबसे अच्छी बात है टेस्ट सीरीज जो होगा बिल्कुल रेलिवेंट होगा, चाहे वो नीट लेवल का हो या जेई लेवल का हो, उसी लेवल का ही टेस्ट सीरीज होगा, ना कि बहुत हाई ना बहुत लो। ध्यान रखना इस बात का। सबसे अच्छी बात एटीपी की क्या होती है कि भाई टेस्ट सीरीज बिल्कुल रेलिवेंट होता है। और दूसरी बात, कोटा स्टडी मटेरियल। सिंस एटीपी इज अ कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूट, यहां पर जो भी मटेरियल तुम्हें मिलेगा वो कोटा का ही मिलेगा, इसीलिए ये तुम्हारे लिए कोर्स बेस्ट होगा। अगर तुम प्लान कर रहे हो किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 2021 के लिए या फिर 2022 के लिए, ठीक है। सबसे अच्छी दूसरी बात क्या है कि जल्दी से नीचे में गूगल फॉर्म दिया गया है, वो फिल कर देना, क्योंकि उस पर तुम्हें मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट कोड। अगर तुम बैच में एनरोल करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म जल्द से जल्द फिल करना, स्पेशल डिस्काउंट कोड मिलेगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो, सिंस 31 जुलाई से एनरोलमेंट स्टार्ट है, 4 अगस्त से बैचेस स्टार्ट है, कोई भी क्वेरी हो इन नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज का जो अपना लेक्चर है उसका थंबनेल ऑलरेडी तुम लोगों ने देख लिया होगा। आज बेटा हम चैप्टर सर्कल जो उसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पूरा बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, क्या इसके की पॉइंट्स हैं, क्या फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो देखो क्विकली इसका रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपने पास में देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल जो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के बेटा डिफरेंट फॉर्म्स अपने पास में कि क्या क्या अपने को गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो कि सर्कल का सेंटर अल्फा कोमा बीटा एंड रेडियस आर गिवन है, तो उस केस में अपने पास में बच्चों इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अपने पास में अब उसकी रेडियाई जो है वो x एक्सिस के साथ में सपोज अगर कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, तो उस केस में बच्चों इसको पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब हो गया कि पैरामीट्रिक फॉर्म में एक सर्कल जो उस पे हम कोऑर्डिनेट कैसे लेट करेंगे। तो वो कोऑर्डिनेट कैसे लेट करेंगे बेटा, यहाँ पे जो h कोमा k है, h और k क्या है इसका सर्कल जो उसका सेंटर है, r इसकी रेडियस और बेटा थीटा जो वो रेडियाई x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करे, तो उस केस में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम इस टाइप से इसके लिखते हैं। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म का मतलब हो गया कि बच्चों एक सेकंड डिग्री के अगर अपने पास में कर्व है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये सेकंड डिग्री का कर्व जो है वो एक सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी अल्टीमेटली a मस्ट बी इक्वल्स टू b एंड कोफिशिएंट ऑफ xy मस्ट बी इक्वल्स टू 0 ना, xy का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 होना चाहिए। तो बेटा इन दोनों कंडीशंस को अगर तुम अप्लाई करोगे तो वहां से जो एक सर्कल की जनरल फॉर्म में इक्वेशन आएगी दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका बेटा जो सेंटर होगा दैट इज माइनस हाफ टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कोमा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस g कोमा माइनस f। और बच्चों इसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब यहाँ पे ये सर्कल जो वो रियल है या इमेजिनरी है या पॉइंट सर्कल है, वो डिपेंड करता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कैसी है। अगर बच्चों ये पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एक रियल सर्कल बनेगा। बट अगर ये नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट वो डिफाइन नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी सर्कल होगा। और बच्चों अगर इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 के केस में हम क्या बोलेंगे कि जो सर्कल फॉर्म होगा उस सर्कल को बेटा हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्लियर। चलिए उसके बाद में देखो एक नेक्स्ट फॉर्म है डायमेट्रिक फॉर्म। सपोज एक सर्कल का डायमीटर और उसके एंड पॉइंट्स तुम्हें गिवन है x1, y1 एंड x2, y2, तो उस केस में बच्चों सर्कल की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, x माइनस x1
इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों अपने पास में 4 पार्ट्स थे एक सर्कल की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखो एक सर्कल जो है उस पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सिर्फ सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं, इसका तुम सारे कर्व के लिए याद रख सकते हो जो भी अपने पास में 2 डिग्री के कर्व्स हैं बेटा, जैसे आगे पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, तो सब में हर केस में कर्व की एक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0। अब t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें इक्वेशन में कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, और वाई को रिप्लेस कर दो वाई प्लस वाई वन बाई टू से। अब देखो इसमें कुछ बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बाहर एक पॉइंट है 4,5 और इससे तुम्हारे पास में सर्कल पे क्या करनी है, एक टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो उसमें बच्चों यही इक्वेशन जो अप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पे देखो स्पेशली लिखा मैंने कि ये जो पॉइंट हम रिप्लेस कर रहे हैं यहां पे बच्चों x1 और y1 है वो सर्कल पर लाई करना चाहिए। अगर वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है तभी हम इस कंडीशन से टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट फॉर्म में देखो अपने पास में पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कैसे लिखें। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है तो उसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होंगे, a cos थीटा a sin थीटा, a यहां पे क्या है इसकी रेडियस। तो उस केस में भी जो इक्वेशन होगी वो t इक्वल्स टू 0 होगी। सिंपली x1 जो उसको a cos थीटा डाल देंगे, y1 को a sin थीटा, कब, जब उसका सर्कल का सेंटर जो वो ओरिजिन है। अगर ओरिजिन नहीं है तो बेटा वापस से सेंटर जो वो ये डालना पड़ेगा h प्लस आर कोस थीटा, ठीक है ना। x1 की वैल्यू h प्लस आर कोस थीटा एंड y1 इज k प्लस आर sin थीटा। तो ये देखो दोनों ही फॉर्मेट अपने पास में कौन सी फॉर्म है, जब पॉइंट जो वो सर्कल पे लाई कर रहा हो। अगर बच्चों ये पॉइंट जो वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है या फिर जनरल अपने को एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो हम स्लोप फॉर्म में लिखते हैं। स्लोप फॉर्म का मतलब हो गया कि एक सर्कल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और उसकी टेंजेंट बच्चों क्या होगी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगेन ये भी तभी वैलिड है जब इस सर्कल का सेंटर जो वो क्या है ओरिजिन। अगर ओरिजिन नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो भी बच्चों बहुत सिंपल है। जैसे अब कोई भी एक लाइन है उसके लिए तुम्हें ये बोला गया कि ये सर्कल की टेंजेंट है, तो सिंपल सी बस तुम्हें एक कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि बेटा उस लाइन की उस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि वो इसकी टेंजेंट है। क्लियर है इतनी सी चीज। तो ये स्लोप फॉर्म होगी। अब यहां पे देखो पॉइंट कहीं पे कुछ है ही नहीं, पॉइंट x1, y1 हमने कहीं लेट नहीं किया, तो ये जो है वो हर फॉर्मेट में चाहे पॉइंट कहीं पे भी लाई करे, ये कंडीशन जो बच्चों हमेशा अप्लाई होगी, कब, जब इस सर्कल का सेंटर जो वो ओरिजिन। ओके चलो उसके बाद में देखो आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में बच्चों अगर बाहर किसी भी एक पॉइंट से, बाहर अगर कोई भी एक पॉइंट है तो उससे सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो ऑलवेज कैसी होगी, इक्वल होगी। और वो लेंथ आती क्या अपने पास में रूट S1। रूट S1 का मतलब क्या है बच्चों, सिंपली ये जो पॉइंट है वो सर्कल की इक्वेशन में डाल दो और वहां से क्या ले लो, उसका अंडर रूट ले लो। बट यहां पे भी अगेन एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब तुम ये करो तो हमेशा इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो वो यूनिटी होना चाहिए। अगर मान लो कि इक्वेशन इस टाइप से गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से अगर कुछ भी गिवन है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद में बच्चों पॉइंट पुट करना है। तो ये ध्यान रखना कि जब ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट आती है बच्चों अपने पास में एक डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। तो डायरेक्ट्रिक्स सर्कल का मतलब क्या अपने पास होता है कि अगर कोई भी 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ की और उन दोनों टेंजेंट्स का बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जहां पे करे वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म कर रही है, तो उस केस में उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उसका लोकस को हम क्या बोलेंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। अब ये डायरेक्ट्रिक्स सर्कल जो वो ऑलवेज बच्चों एक चीज तो ये ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल सर्कल है, जिस सर्कल की अपने पास बच्चों ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस था, उसी सर्कल के साथ में हमेशा ये डायरेक्ट्रिक्स सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक होगा, यानी दोनों का सेंटर सेम होगा। और उसकी रेडियस क्या होगी, जो ओरिजिनल सर्कल था उसकी बेटा √2 टाइम्स ये रेडियस होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो पॉइंट में यही चीज लिखी है अपने पास में, तो ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। डायरेक्ट्रिक्स सर्कल की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो कैसे, ओरिजिनल सर्कल है उसका सेंटर ले लो और रेडियस जो ओरिजिनल सर्कल की √2 टाइम्स ले लो। चलो उसके बाद में आता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब बेटा क्या है, अगर हम सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से ये 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में टेंजेंट्स का जो सर्कल के साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
अगर उनको ज्वाइन कर दे तो उस जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगेन इसकी इक्वेशन भी होगी t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 का मतलब बच्चों हर जगह वही है, रिप्लेस करने वाला। तो अब देखो t इक्वल्स टू 0 वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां पे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बच्चों ध्यान से देखो कि वहां पे जो पॉइंट P था वो सर्कल पे लाई कर रहा था, यहां पे पॉइंट P जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो अगर सर्कल के बाहर पॉइंट लाई कर रहा है तब t इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को। अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो बच्चों उस केस में वो किसको, t इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। क्लियर? चलो उसके बाद में देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। तुम्हें बेटा जी एक कोई भी कोड है, उस कोड का मिड पॉइंट पता है, एक सर्कल की कोड का मिड पॉइंट पता है, तो उसकी इक्वेशन होती है अपने पास में t इक्वल्स टू s1। अगेन s1 का मतलब क्या है? जैसे सर्कल s इक्वल्स टू 0 था और वहां पे जो मिड पॉइंट था वो बेटा तुम x और y की जगह रिप्लेस कर दो और t अगेन वही सेम थी। चलो उसके बाद में नेक्स्ट देखो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। एक पॉइंट तुम्हें गिवन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो उस पॉइंट को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है या अंदर लाई कर रहा है? तो बच्चों सिंपल सी चीज है, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डालो। सर्कल की इक्वेशन में डालने पर अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है या कि मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा। अब देखो बाहर अपने पास में कोई एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो बच्चों बाहर भी हो सकता है और यही सेम चीज जो वो अंदर वाले पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है, पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है। तो ये बहुत बार पूछा गया कि एक पॉइंट जो है उसकी सर्कल के कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमने देखा हो काफी जगह यूज आता है कि एक पॉइंट P है उसकी सर्कल से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट P है तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस ये वाली होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस ये। तो ये देखो यहां से तुम्हें सिंपली ये लगा देना बिना कोई दिमाग लगाए, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम होगी बच्चों उस पॉइंट की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस CP प्लस R। मिनिमम क्या होगी? उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस और माइनस रेडियस। अब देखो यहां पे अपने आप ही अगर मान लो कि पॉइंट P जो वो अंदर लाई कर रहा है तो उस केस में बच्चों ये CP माइनस R नेगेटिव आएगा, इसीलिए इसका मोड लिया है। तो अलग अलग याद नहीं रखना, सिंपली याद रखो मोड ऑफ CP माइनस R। क्लियर है इतना? चलो उसके बाद में देखो बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस ऑफ टू सर्कल। जेई मेन में तो बच्चों इसके स्टार्टिंग वाली पार्ट से जो वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो एनालिसिस ऑफ टू सर्कल जो बेसिकली बहुत आसान है, तुम्हें कुछ एक कंडीशन देखो याद रखनी होती है। सबसे पहले अगर मान लो कि दो सर्कल जो वो एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं, जैसे बेटा ये दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां से इनकी जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो इनके रेडियाई के सम से ज्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी, अगर दो सर्कल एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो रेडियाई के सम से ज्यादा होगी, यानी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। नेक्स्ट बेटा बोला गया कॉमन टेंजेंट 4। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि जैसे दो सर्कल की इक्वेशन देती, अब वहां पे तुम्हें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होगी। तो वो बेटा डिपेंड करता है, पहले चेक करना पड़ेगा कि सर्कल कहां पे लाई कर रहे हैं। अब सपोज सर्कल दोनों एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि अपने पास में दो टेंजेंट ये है और दो कॉमन टेंजेंट ये है। तो बेटा इन टेंजेंट्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये जो बीच से पास हो रही है इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट देखो बच्चों ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बच्चों इनको सेंटर्स की जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन को R1:R2 में इंटरनली डिवाइड करेगा। सिमिलरली जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है T2, वो भी इनके सेंटर्स के को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियाई के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब वो रेशियो जो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवीजन। क्लियर? उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इन दोनों की लेंथ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट AB जो है इसकी लेंथ क्या होगी और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो इसकी लेंथ क्या होगी। तो ये बच्चों तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, टाइम सेविंग होता है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी अपने पास में, √C1 C2 होल स्क्वायर, मतलब सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियाई के सम का स्क्वायर। और बच्चों डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रहेगी बट इसमें से जो माइनस होने वाला पार्ट है वो कौन सा है, रेडियाई के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये बच्चों तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड केस है, जब मान लो कि सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नल टच कर रहे हैं इसका मतलब ऐसा कुछ सीन होगा।
अब यहाँ पे देखो कॉमन टेंजेंट एक ये बनेगी बेटा, एक ये बनेगी और एक ये, इसका मतलब कि कॉमन टेंजेंट्स कितनी आएंगी इसकी 3। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्लियरली तुम्हें दिख रही है कि जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वही बेटा इनका क्या है, रेडियाई का सम है। तो ये लिखा हुआ है अगर दो सर्कल के सेंटर की बीच की डिस्टेंस अगर उनके रेडियाई के सम के इक्वल आ जाती है तो वो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करेंगे। अब बेटा टच करेंगे तो यहाँ पे देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक मिलेगी और बाकी की 2 डायरेक्ट। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसकी इक्वेशन बच्चों तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो उससे पहले एक इस वाले केस में देखो कि यहां पे जैसे ये लेंथ हमने फाइंड कर ली थी, अब सपोज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में से किसी एक की तुम्हें इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो कैसे करोगे? तो देखो आसान है बच्चों, ये पॉइंट T1 अपने को मिल गया, T1 पॉइंट तो फाइंड कर सकते हैं ना इजीली। R1:R2 में ज्वाइन करने वाली C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को R1:R2 में डिवाइड करता है, तो C1 भी है C2 भी है R1 भी है R2 भी, तो T1 पॉइंट आ गया। तो बेटा सबसे पहले T1 पॉइंट से पास होने वाली कोई भी एक लाइन की इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब ये लाइन जो वो इसकी सर्कल की क्या होनी चाहिए? टेंजेंट। टेंजेंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं सेंटर से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो बच्चों किसके इक्वल आना चाहिए? इसके रेडियस के। तो सिमिलर बस यही कॉन्सेप्ट तुम्हें यहां पे यूज करना है, वहां से जो अननोन m था स्लो वो मिल जाएगा। ठीक है चलो तो हम यहां पे थे। अब देखो इसमें अगर ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है अगर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो इतना सब करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली क्या कर दो बेटा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। दोनों सर्कल्स की जो इक्वेशन है उनको आपस में माइनस कर दो तो वो क्या देगा तुम्हें? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो बच्चों उसकी इक्वेशन देगा। बट अगेन ध्यान क्या रखना है कि S1 और S2 को जब माइनस करो तो हमेशा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जो वो क्या होने चाहिए? इनके सेम होने चाहिए, तभी तो लाइन की इक्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट है जब देखो दोनों सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बट इस बार बेटा टच कैसे कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इंटरनली टच करेंगे उस केस में क्या होगा कि इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल आएगी। क्लियर? और अगेन बच्चों अब देखो कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हो? सिर्फ एक। और फिर से ये जो कॉमन टेंजेंट होगी इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। चलो उसके बाद मान लो कि दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब बेटा रेडियाई का जो सम है वो सेंटर के बीच की डिस्टेंस से क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा। और अपने पास में ये जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो किससे ज्यादा होगी? रेडियाई के डिफरेंस से, यानी C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर? और बेटा टेंजेंट कॉमन टेंजेंट तो अगेन अभी भी कितनी ड्रॉ की जा सकती है इस पे? नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब इनके बीच का इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा? तो पहली चीज तो ये समझो कि इंटरसेक्शन एंगल का, दो सर्कल के इंटरसेक्शन का एंगल का मतलब क्या बच्चों? कि वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों सर्कल्स की टेंजेंट ड्रॉ करो और उन टेंजेंट्स के बीच का बेटा जो एंगल होता है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। क्लियर है? चलो तो ये एंगल सपोज अगर अपने पास थीटा है तो बेटा यहां से cos ऑफ 180 माइनस थीटा आता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी दोनों सर्कल की रेडियाई। यहां पे जो d है, d का मतलब क्या है? इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। d का मतलब बच्चों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। अब देखो ये एंगल फाइंड हो गया। अब अपने पास में एक और टाइप के सर्कल आते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको बेटा हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है? अब राइट एंगल पे देखो अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो cos 90 जो वो क्या होगा? 0। तो ऊपर वाला पार्ट देखो पूरा का पूरा क्या आ गया? 0। और जब इसको तुम सोल्व करोगे तो वहां से बेटा ऑर्थोगोनल सर्कल्स की जो कंडीशन आती है वो तुम्हें डायरेक्टली याद रखनी होती है। ये क्या आती है? 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ये बच्चों तुम्हें डायरेक्टली याद रखना। ठीक है? चलो उसके बाद में देखो आता है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स, या एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स। तो फर्स्ट अपने पास में एक लाइन और एक सर्कल, ये दोनों बच्चों ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट 2 मिल गए। अब 2 पॉइंट से पास होने वाले तो इनफाइनाइट सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो सारे के सारे सर्कल बेटा किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे कि ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन होती है s प्लस लैम्डा l टाइम्स ऑफ 0। क्लियर?
उसके बाद में दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखना है, तो वो बच्चों होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर यहां पे लैम्डा की वैल्यू हम -1 डाल दें तो ये क्या बना, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। तो याद करो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 क्या था, दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन थी। बट बेटा यहां पे अगर दोनों सर्कल्स अपने पास में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ये लैम्डा इक्वल्स टू -1 डालने पे S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 जो बनेगा वो क्या होगा, उनकी कॉमन कोड की इक्वेशन। ये कॉमन कोड की इक्वेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक कॉमन कोड है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, तो बेटा मैक्सिमम लेंथ किस केस में आएगी, जब एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा हो। समझ रहे हो, एक सर्कल दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा हो, तब कॉमन कोड की लेंथ क्या आएगी, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम लेंथ बेटा किसकी होगी, ये जो सर्कल था जिसके सरकमफेरेंस इंटरसेक्ट हो रही थी उसका डायमीटर। तो यही बच्चों अपने पास में लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कि अगर एक सर्कल, अब देखो इक्वेशन वगैरह देखे क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर एक सर्कल S1 इक्वल्स टू 0 दूसरे सर्कल S2 इक्वल्स टू 0 की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बेटा हम क्या बोलेंगे कि अपने पास में जो कॉमन कोड हो गई S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, ये उस S2 इक्वल्स टू 0 वाले सर्कल का क्या बन जाएगा, एक डायामीटर बन जाएगा, यानी कि उसके सेंटर से पास होगी। ठीक है, इसको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है। चलो उसके बाद में देखो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टचिंग द लाइन L इक्वल्स टू 0 एट x1, y1। जैसे क्या दे दिया, अपने को एक लाइन दे दी और ऐसा बोल दिया कि इस लाइन पे एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट और लाइन दोनों को टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो देखो बच्चों बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, तो इन सब की अपने पास में जो फैमिली ऑफ सर्कल्स आती है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पे S क्या है, S यहाँ पे पॉइंट सर्कल है, ये जो पॉइंट था x1, y1 उसकी हेल्प से ये पॉइंट सर्कल है S, और L क्या है अपने पास में जो लाइन थी उसकी इक्वेशन। तो ये बेटा आती है अपने पास में S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी चीज। अभी देखो इसके बाद में थोड़ा सा एक लास्ट पार्ट और रेडिकल एक्सिस के बारे में हम देख लेते हैं ना। रेडिकल एक्सिस जो वो एक सर्कल की क्या होती है, तो देखो बेटा रेडिकल एक्सिस अपने पास में क्या होती है, जैसे ये दो सर्कल्स हो गए S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों एक अपने पास में एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे कि दोनों सर्कल्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बेटा उनकी लेंथ जो वो सेम आए, तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। अब ये देखो रेडिकल एक्सिस उसकी इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, और देखो यही सेम इक्वेशन अपने पास में किसकी थी, कॉमन कोड की। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं तो उस केस में बेटा कॉमन कोड जो वो तो मिलने वाली नहीं है, बट रेडिकल एक्सिस होगी तो उसकी इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अब सपोज ये दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो वहां पे भी कॉमन कोड नहीं होगी, तो वो बच्चों उस केस में S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडिकल एक्सिस को, और साथ ही साथ में उन दोनों की कॉमन टेंजेंट को। और बेटा अगर ये दोनों सर्कल जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 जो है वो कॉमन कोड की इक्वेशन भी है और साथ ही साथ में रेडिकल एक्सिस की। इसका मतलब क्या कि उस केस में ये दोनों जो है वो कोइंसाइड करेंगे। ओके चलो उसके बाद में देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट, रेडिकल एक्सिस जो वो हमेशा इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। रेडिकल एक्सिस जो दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये बच्चों बहुत ही देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, इफ टू सर्कल्स कट द थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, दो सर्कल है वो अगर बच्चों एक थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम हमेशा ऐसा बोलेंगे कि जो दोनों सर्कल्स हैं उनकी बच्चों जो रेडिकल एक्सिस है वो हमेशा थर्ड सर्कल के सेंटर से पास होगी। यानी ये दो सर्कल्स है और ये क्या करे, एक थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बच्चों दोनों सर्कल थे उनके अपने पास में रेडिकल एक्सिस है वो कहां से पास होगी, थर्ड सर्कल के सेंटर से। क्लियर। चलिए उसके बाद में देखो एक रेडिकल सेंटर, तो रेडिकल सेंटर क्या होगा, जैसे अपने पास में यहाँ पे 3 सर्कल्स तुम्हें सामने दिख रहे होंगे, तो इन 3 सर्कल्स की जो पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस है, यानी इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस, इन दोनों की और इन दोनों की रेडिकल एक्सिस, तो उनका सबका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर। अब रेडिकल सेंटर इजीली फाइंड भी कर सकते हो क्योंकि ये रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, इसकी इक्वेशन आ गई अपने पास, इसकी इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, इनका रेडिकल सेंटर। एक ये फिर बच्चों रेडिकल सेंटर के बारे में अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है
क्या बोला गया, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स है, उन तीनों साइड्स को बेटा अगर डायमीटर लेट करके 3 सर्कल्स जो वो अपने पास में अगर ड्रॉ किए जाए तो उनका जो रेडिकल सेंटर है वो क्या होगा, उस ट्राइंगल का अपने पास में ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी बेटा मैंने जो ये पॉइंट्स तुम्हें बताए या नोट्स के जो फॉर्म में, तो इनको तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये जो भी तुम देखते हो सारा का सारा बेटा देखते देखते तुम नोट्स जरूर बनाया करो, वरना सिर्फ और सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा। जितने भी पॉइंट्स या फॉर्मुलाज तुम्हें सामने दिखते हैं उन सारे के सारे को जो तो एक साथ जब नोट्स बनाओगे, खुद से नोट्स बनाओगे तो बेटा और अच्छे से तुम्हारा रिवीजन जो वो हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो वो कौन सा हो उसका बच्चा तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा कॉन्सेप्ट मैप हम उसी का लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।